ईसा जय और अमन को लेते हुए प्रिंसिपल के सामने आई। प्रिंसिपल चौंकते हुए खड़े हो गए। आप कौन और इन दोनों को ऐसे घसीटते हुए क्यों लेकर आ रही हैं? उन्होंने कहा। सर, ये तो आप इन स्टूडेंट से ही पूछिए। ईसा ने दरवाजे पे खड़े स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रिंसिपल ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट उनके ऑफिस के सामने ही खड़े थे। सब ने जय और अमन के खिलाफ गवाही दी। सब उन दोनों की गुंडागर्दी से परेशान हो चुके थे। मैं चाहूँ तो इन दोनों के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन इससे आपके कॉलेज का रेपुटेशन और नाम दोनों ही खराब हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि आप इन दोनों के अगेंस्ट एक्शन लें। ईसा ने कहा तो प्रिंसिपल ने तुरंत उन दोनों के पेरेंट्स को बुलाया। काफ़ी देर बात करने के बाद दोनों को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। प्रिंसिपल ने ईसा के कहने पर सीसीटीवी कैमरे बढ़वाने को भी कहें। अबे यार, ये कौन है? सुंदर होने के साथ कितनी स्ट्रांग भी है। क्या धूल चटाई है इन दोनों को? नवीन ने कहा। मेरी दीदू है ये, आर्मी ऑफिसर की बेटी है, स्ट्रांग कैसे नहीं होगी? राहुल ने गर्व से कहा। सही में यार, मान गए, मस्त बैंड बजाई है इन दोनों की। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर में राहुल को समर का कॉल आने लगा। राहुल ने कॉल अटेंड किया। राहुल सुन, आज मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, समर ने कहा। राहुल बुरी तरह से डर गया। अगर समर यहाँ आ जाता तो उसे सब पता चल जाता। भैया, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं आ जाऊंगा। वैसे भी मैं अपने दोस्त नवीन के साथ हूँ, राहुल ने मना करते हुए कहा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे भी छोड़ दूंगा, कह के समर ने फोन रख दिया। राहुल ने अपना माथा पीट लिया। ईसा और प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आई। राहुल, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों आज से तुम्हें बिल्कुल किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। अच्छी क्लास ली है, ईसा ने उन गुंडों की। पिया ने कहा। इस चीज़ के लिए तो जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, राहुल ने कहा। कैसी गड़बड़? ईसा और पिया ने एक साथ कहा। भैया मुझे पिकअप करने आ रहे हैं, राहुल ने कहा। हे भगवान, भाई को भी आज ही आना था क्या तुझे लेने? सब पता ना चल जाए, पिया ने घबराते हुए कही। आ रहा है तो आने दो, हम दोनों निकलते हैं, ईसा ने कहा। पिया और ईसा दोनों ही जल्दी मेन गेट की तरफ आए और कैब ढूंढने लगे। इससे पहले कि वो दोनों कैब या टेम्पो लेते, कई स्टूडेंट आके ईसा को थैंक यू बोलने लगे। तब तक समर भी वहां आ पहुंचा था। उसने ईसा और पिया को देख लिया। राहुल नवीन के साथ भागता हुआ समर के पास आया। चलिए भैया चलते हैं, कह के राहुल गाड़ी में बैठने लगा। रुक, ये ईसा और पिया यहाँ क्या कर रही हैं? समर ने पूछा। राहुल की तो आवाज़ ही गले में अटक गई। कहाँ है भैया? राहुल ने कहा। समर ने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। राहुल अब झूठ नहीं कह सकता था। समर ने ईसा और पिया को हाथ दिखा के बुलाया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? समर ने पूछा। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। समर ने नवीन को घूरते हुए पूछा तो बेचारे ने डर के सब उगल दिया। ये सब सुनते ही समर को काफ़ी गुस्सा आया। वो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस चला गया। ये क्या किया तूने? सब बताने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं भाई, अब क्या करेंगे? राहुल ने डरते हुए कहा। तो क्या करता, उनकी डांट खाता? तेरे भाई वैसे ही इतने स्ट्रिक्ट हैं, नवीन ने कहा। सब काफ़ी परेशान थे, तुम सब फालतू में पैनिक कर रहे हो। समर को तो बताना ही था हमें, वो तुम्हारा भाई है राहुल, उसका हक है जानने का कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हाँ,
पर ऐसे पता चलेगा ये नहीं पता था, ईसा ने कहा। थोड़ी देर में समर वापस आ गया और सबको कार में बैठने के लिए कहा। उसने सबसे पहले नवीन को उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर आने लगा। ईसा समर के बगल में बैठी हुई थी। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, इवन आज ये सब सॉर्ट आउट करके हम तुम्हें बता देते, ईसा ने कहा। पर समर चुप होकर ड्राइव करता रहा। पिया और राहुल समझ चुके थे कि आज समर सबकी क्लास लगाने वाला है। सब घर पहुंचे। समर ने कार पार्क की और कहा, तीनों 2 मिनट में मेरे रूम में आओ। उसने जोर से कार का दरवाज़ा बंद किया और अंदर चला गया। अब क्या होगा, पिया ने कहा। वही जो होना होगा, राहुल ने कहा। चुप करो तुम दोनों और चलो, ईसा ने कहा। तीनों समर के रूम में आकर बेड पे बैठ गए। समर खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा था। भाइयों, मैं आपको बताने ही वाला था, राहुल कह ही रहा था कि समर मुड़ के तीनों के पास आया। कब बताता, जब बात हाथ से निकल जाती। कितनों दिनों से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं तुझे, समर ने ऊंची आवाज़ में पूछा। जी वो 1 महीने से मेरे जैसे कई स्टूडेंट को परेशान कर रहे थे, राहुल ने घबराते हुए कहा। उन कमीनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तुझ पे, इफेक्ट तुम तीनों पे आ रहा है, समर ने गुस्से से कहा। ईसा समझ रही थी कि उसका इस तरह गुस्सा होना जायज़ था। उसे इस बारे में पता होना चाहिए था। समर, पिया और मुझे भी कल ही पता चला, ईसा ने कहा। हाँ, और पता चलते ही उन गुंडों से चली गई भिड़ने। तुम कोई रेसलर नहीं हो, अगर कुछ हो जाता तो एटलीस्ट मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था, समर ने डांटते हुए कहा। पर ऑफिस गर्ल तो है, ईसा ने जो पीटा है ना भाई उन दोनों को, वो देखने लायक था। कोई सोचा भी नहीं सकता था कि इतने सुंदर चेहरे के पीछे इतनी स्ट्रांग लड़की छुपी होगी, पिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल भी मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। समर ईसा की तरफ देखने लगा। समर, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन जब तक बताती देर हो जाती। उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी था। सॉरी अगर मैंने गलत किया हो, बट आई हैव नो चॉइस। बच्चा कब से सह रहा था। ईसा ने सारी चीज़ें समझाई तो समर को समझ में आ गया। उसका गुस्सा ठंडा होने लगा। देखो ईसा, तुमने जो किया गलत नहीं था, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारा कि समय रहते राहुल और उन स्टूडेंट को तुमने उन दोनों कमीनों से बचा लिया। लेकिन हमेशा प्रॉब्लम को अकेले फेस करना ठीक नहीं होता, किसी न किसी को पता होना चाहिए। और ये बात मैं सिर्फ ईसा से नहीं कह रहा, बल्कि तुम दोनों को कह रहा हूँ, समर ने कहा। तीनों ने सिर हिला के हाँ में जवाब दिया। समर राहुल को अपने पास बुलाया। बच्चा, कभी भी तुझे कोई भी तकलीफ हो तो मुझे आके ज़रूर बताएगा। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन इस डर से तू अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, समर ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। भाई, मैंने पिया और दीदू से प्रॉमिस किया है और अब आपसे भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आज के बाद ऐसी कोई भी बात आपसे नहीं छुपाऊंगा, राहुल ने गले लगकर कहा। पिया भी उठ के गले लग गई। ईसा को भाई बहनों का प्यार देख के बहुत खुशी मिल रही थी। ईसा जाने को हुई थी कि समर ने उन दोनों का गले लगाए हुए ही उसका हाथ भी पकड़ लिया। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। ईसा ने पलक झपकाते हुए मुस्कुरा दिया। अगले दिन ईसा की बुक रिलीज होने वाली थी। उसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थी। वो जल्दी से खाना खाकर सोने चली गई। उसको कॉपी साइन करने के लिए टाइम पे पहुंचना था। सुबह जल्दी उठ के वो फ्रेश हुई और तैयार होने लगी। उसने आज पिंक टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहना हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी।
नीमा जी के आवाज़ देते ही वो नीचे आ गई। सब नाश्ता करने के लिए मौजूद थी। सबकी नज़र ईसा पर ही टिक गई। अरे ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? देवेन जी ने ईसा को देखते हुए कहा। क्या दादू आप भी ना? ईसा ने शर्माते हुए कहा। हाँ बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, विक्रांत जी और नीमा जी ने कहा। वैसे इतना सच संवर के कहाँ चली? पिया ने कहा। मेरी बुक रिलीज हो रही है, मुझे कॉपी साइन करने जाना है। ईसा ने कहा। हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई बेटा, आशा करता हूँ खूब आगे बढ़ो। विक्रांत जी ने प्यार से कहा। पहली कॉपी मुझे चाहिए, राहुल ने कहा। ईसा समर की तरफ देखते हुए कही। सॉरी राहुल, बट फर्स्ट कॉपी तो ऑलरेडी बुक है, मैं तुझे दूसरी दे दूंगी। समर ये सुनकर मुस्कुराने लगा। ईसा मुझे भी चाहिए, देवेन जी ने कहा। ओहो दादू, आप नहीं पढ़ पाओगे। ईसा ने ये स्टोरी न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग लिखा है, पिया ने कहा। बेटा मैं पुराने ख्यालात वाला नहीं हूँ, आज की जनरेशन को भी अच्छे से समझता हूँ, देवेन जी ने कहा। तो सब जोर जोर से हंस पड़े। ईसा अपना नाश्ता करके अपने रूम में आ गई। वो अपना पावर बैंक पर्स में डालते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास आई। सामने एक बॉक्स रखा हुआ था जिसके नीचे एक पेपर दबा हुआ था। ईसा ने बॉक्स खोला तो उसमें एक सोने की चैन थी जिसमें छोटा सा डायमंड का लॉकेट लगा हुआ था। ईसा ने जल्दी से पेपर पढ़ा। ईसा हैंडराइटिंग को देखते ही पहचान गई कि ये समर ने लिखा है। ईसा मुझे पता है तुम्हें ये सब एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, लेकिन प्लीज़ इसे एक्सपेक्ट कर लेना। आज के इतने खास मौके पर तुम ये पहन कर ही जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ईसा ने चेन को पहन लिया और खुद को शीशे में देखने लगी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने समर को वीडियो कॉल लगाया। समर कार ड्राइव कर रहा था। उसने कॉल कनेक्ट करके स्टैंड पर लगा दिया। ईसा उसके सामने चैन पहने हुई बैठी थी। सोचा अब इतने प्यार से गिफ्ट दिया है तो दिखा भी दूँ, बताओ कैसी लग रही हूँ? ईसा ने पूछा। बहुत सुंदर लग रही हो, समर ने कहा। वैसे बड़े स्पेशल तरीके से गिफ्ट दिया है तुमने, ईसा ने कहा। अब स्पेशल हो तो स्पेशल तरीके से ही गिफ्ट देना होगा ना, समर ने कहा। तो ईसा मुस्कुराने लगी। वैसे अचानक ये क्यों? ईसा ने कहा। याद है तुम्हारी चैन टूट गई थी, मुझे तुम्हें सोना गले देखना पसंद नहीं है, इसे हमेशा पहन कर रखना प्लीज़, समर ने बहुत ही प्यार से कहा। हाँ, ईसा ने कहा। आज ईसा को भी समर की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब समर ने उस स्पेशल तरीके से ही उसे कुछ दिया था। तो क्या पिया सही कह रही थी? ईसा मन ही मन सोच ही रही थी कि समर ने उसे टोका। कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं, क्या हुआ? अपनी नई बुक को लेकर नर्वस तो नहीं हो? थोड़ी सी 2 बेस्ट सेलिंग नॉवेल दे चुकी हो एंड आई एम श्योर ये वाली भी बेस्ट सेलिंग बन जाएगी। तुम जो लिखती हो वो दिल से लिखती हो, वो तो सीधे लोगों के दिलों को कनेक्ट होता है। सो डोंट वरी, सबको तुम्हारी नॉवेल बहुत पसंद आएगी, समर ने प्यार से समझाते हुए कहा। थैंक यू। किस लिए? मुझे मोटिवेट करने के लिए। चलो मैं रखता हूँ। समर अभी कहीं रहा था कि कार क्रैश होने की ज़बरदस्त आवाज़ आई। फ़ोन कट हो चुका था। हेलो समर, मेरी आवाज़ आ रही है? ईसा बोलते जा रही थी। उसने कई बार कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। ईसा की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो भागते हुए नीचे आने लगे। सब हॉल में ही बैठे हुए थे। ईसा क्या हुआ बेटा? नीमा जी ने कहा। ईसा इतनी डरी और घबराई हुई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ईसा मेरी तरफ देख, क्या हुआ है? आराम से बता, पिया ने पूछा। मैं समर से बात कर ही रही थी और अचानक से कार क्रैश होने की आवाज़ आई। तब से कॉल लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है, ईसा ने कहा। तो सब घबरा गए। नीमा जी और विक्रांत जी काफ़ी डर गए थे।
थोड़ी देर में ईसा को समर के नंबर से कॉल आया। उसने जल्दी से उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़के ने कहा, जी मेरी बात ईसा जी से हो रही है? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। पर आप समर के फ़ोन से क्यों बात कर रहे हैं? वो कहाँ है? ईसा ने एक सांस में कहा। डायल्ड लिस्ट में पहला आपका नाम था, इसलिए आपको कॉल किया। जी उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें पास के ही हॉस्पिटल ले आए हैं। घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं आई है। आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए, उस लड़के ने कहा। थैंक यू सो मच भैया, आप मुझे इसी नंबर पे हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कर दीजिए। कहते हुए ईसा ने फ़ोन रखा। क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? नीमा जी ने रोते हुए पूछा। हमें हॉस्पिटल जाना होगा अभी, ईसा ने कहा। भैया तुम घर पर रुको और पिताजी को कुछ मत बताना, उनका बीपी बढ़ जाएगा, विक्रांत जी ने कहा। सब बाहर आकर कार में बैठे। विक्रांत जी ने ड्राइवर को जल्दी से हॉस्पिटल चलने को कहा। पूरे रास्ते पर नीमा जी रोती हुई जा रही थी। ईसा उसको संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तीनों हॉस्पिटल पहुँचे। ईसा ने रिसेप्शन में पूछा और सब सीधा समर के पास आए। नीमा जी और विक्रांत जी रूम के अंदर गए। ईसा दूर एक कोने में खड़ी थी। उसने अपने आंसू पोंछे। समर लेटा हुआ था। उसको ठीक देखकर ईसा की जान में जान आई। डॉक्टर, समर अब कैसा है? विक्रांत जी ने डॉक्टर को साइड में लाकर कहा। चिंता की कोई बात नहीं है, बस हाथ और सिर में थोड़ी सी चोट लगी है। हमने पट्टी कर दिया है। आप शाम तक इन्हें घर वापस लेकर जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। थैंक यू डॉक्टर, विक्रांत जी ने कहा। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? शायद आप जानते नहीं कि आपका बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा अच्छा इंसान भी है। उन्होंने यहाँ के कई मरीजों के इलाज का खर्चा खुद ही उठाया है। आप बहुत लकी हैं कि आप ऐसे बेटे के पिता हैं। ये यहाँ कई बार आते रहते हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चले गए। विक्रांत जी को अपने बेटे की तारीफ सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। भले ही वो समर से नाराज थे, लेकिन ये भी सच था कि वो उसे प्यार भी बहुत करते थे। आखिर विक्रांत जी का दिल भी एक बाप का ही तो था। नीमा जी समर के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। अरे माँ, मैं ठीक हूँ, ये थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, समर ने कहा। आप सब प्लीज़ बाहर जाइए, इतने लोग पेशेंट के पास अलाउड नहीं हैं, नर्स ने कहा। तो विक्रांत जी नीमा जी को लेकर बाहर आ गए। ईसा वहीं खड़ी रही, वो नहीं गई। ईसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपने बुक लॉन्च पर होना चाहिए, समर ने कहा। ईसा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देख रही थी। नर्स इंजेक्शन लगाने के लिए समर के पास आई। वो घबराते हुए कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? नर्स कौन है, तुम या वो? ईसा ने कहा। ये है, समर ने धीरे से कहा। तो उन्हें उनका काम करने दो, प्लीज़ आप थोड़ा आराम से लगाइएगा, ईसा ने कहा। इंजेक्शन से समर को बहुत डर लगता था और ये बात ईसा से बेहतर कोई नहीं जानता था। नर्स इंजेक्शन लगा के बाहर चली गई। ईसा समर के पास ही खड़ी रही। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, ईसा ने कहा। मैं ठीक हूँ, पर मैंने जो कहा उसे सुना तुम जाओ, आज तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है, समर ने कहा। क्या जाओ जाओ लगा रखा है, तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ईसा ने गुस्से से कहा। तुम्हारे यहाँ रहने से मैं ठीक तो नहीं हो जाऊंगा, और तुम ये बेवकूफ़ जैसे क्या बोल रही हो? इस खास दिन पर तुम्हें कितने दिन से इंतज़ार था, मीडिया प्रमोशन भी होगा, जाओ जल्दी, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, समर ने भी गुस्से से कहा। विक्रांत जी पीछे खड़े सारी बातें सुन लिए। वो ईसा के पास आए। बेटा तू यहाँ की चिंता मत कर, अभी इसका बाप जिंदा है,
संभाल लेगा इसे, तुम्हारा जाना जरूरी है, विक्रांत जी ने प्यार से समझाया। विक्रांत जी की बात ईसा टाल नहीं पाई और उसकी बात मानते हुए वो वहाँ से चली गई। नीमा जी, इससे कह दो कि आराम करे और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दे, विक्रांत जी ने नीमा जी की तरफ देखते हुए कहा। समर नजरें नीचे किए बैठा था। विक्रांत जी डॉक्टर से बात करके उनके केबिन में चले गए। नीमा जी समर के बगल में बैठते हुए कहा, मैंने सुना तुमने ईसा को कितनी जोर से डांटा। वो बेचारी तो तेरे को देखने आई थी। हाँ तो देख लिया, और डांटा नहीं तो क्या करता। पागलों जैसी बात कर रही थी। आज उसका यहाँ नहीं बल्कि वहाँ होना जरूरी था। समर ने कहा, हाँ पर शाम को तुम्हें ही उसे मनाना पड़ेगा, नीमा जी ने कहा। समर को भी थोड़ा खराब लग रहा था कि उसे आज के दिन ईसा को डांटना नहीं चाहिए था। वो अपने किए पर अफसोस कर रहा था। इधर समर के लिए ईसा की बेचैनी को देखकर नीमा जी का सबब विश्वास में बदल चुका था कि हो ना हो ईसा समर से प्यार करती है। शाम हो चुकी थी। नीमा जी और विक्रांत जी के साथ समर घर आ चुका था। राहुल और पिया समर को लेकर रूम में आ गए। भाई आप ठीक हो? राहुल ने पूछा। भाई मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ, पिया ने कहा। अरे बस बस मैं ठीक हूँ, तुम दोनों को बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, बस जाते हुए मेरा लैपटॉप दे जाना, समर ने कहा। समर लैपटॉप पे बैठ के काम करने लगा। रात के 8 बज चुके थे। ईसा भी घर वापस आ चुकी थी। वो आते ही सीधा समर के रूम में गई। समर आगे बढ़ के पानी का ग्लास लेने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन हाथ के चोट की वजह से वो ले ही नहीं पा रहा था। ईसा रूम में आ चुकी थी। उसने जल्दी से जाकर पानी का ग्लास उठाया और समर को पकड़ाया। थैंक्स, समर ने कहा। ये स्टंट करने की क्या ज़रूरत थी? जानते हो कि हाथ में चोट लगी है, फिर भी किसी से मांग लेते, ईसा ने कहा। आते ही इतना लेक्चर दोगी क्या? अच्छा बताओ कैसा हुआ बुक लॉन्च, और हाँ मेरी फर्स्ट कॉपी कहाँ है? तुम्हारी नॉवेल तो पहले मैं ही पढ़ूंगा, समर ने स्माइल करते हुए कहा। ईसा बिना कहे ही जाने लगी। समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने आज हॉस्पिटल में तुम्हें डांट दिया ना, इसलिए नाराज हो, समर ने कहा। ईसा पीठ किए हुए ही कही, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। आई एम अनलकी फॉर ऑल। ये क्या कह रही हो, समर ने कहा। वही जो सच है, अनलकी हूँ मैं, इसलिए माँ इतनी जल्दी छोड़कर चली गई। फिर तुम्हारी जिंदगी में आई तो सिया तुमसे दूर चली गई, और आज मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाती समर, मैं तो जीते जी ही मर जाती। ईसा बस कहती ही चली जा रही थी। अमर ने उसे अपनी तरफ खींचकर सीने में लगा लिया। क्या बकवास कर रही हो, समर ने कहा। ईसा बस रोए ही चली जा रही थी। इसमें तुम्हारी गलती कैसे? मेरी ही गलती है समर, तुम ड्राइव कर रहे थे, मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम अनलकी फॉर यू, ईसा ने कहा। ईसा, सबसे पहले अपने आप को अनलकी बोलना बंद कर दो। किसी और का पता नहीं, पर तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तुमने मुझे उस फ्रॉड मैनेजर से बचाया। तुमने मुझे मेरे परिवार की इम्पोर्टेंस को रियलाइज करवाया। यहाँ तक कि तुमने मुझे मेरे भाई से मिलवा दिया। समर ने राहुल की बात छेड़ी तो ईसा हैरान होकर उसे देखने लगी। राहुल ने कुछ कहा क्या? ईसा ने उसकी तरफ देखकर पूछा। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मैं राहुल से मिलने हर महीने उसके हॉस्टल जाता था, उसको गिफ्ट चॉकलेट देता था। उसे लगता था कि पापा ने मेरी वजह से उसे हॉस्टल भेज दिया। इतना नाराज था कि समझ में नहीं आता था कि उसके सामने कैसे जाऊं। मैं उसका भाई हूँ, भला मैं उससे प्यार क्यों नहीं करता? इस बात का इलाज तुमने उसे कराया।
समर, वो मैं जानता हूँ। वो टिकट तुमने ही उसके रूम में रखे थे। समर, उसे पता होना चाहिए कि उसका भाई उसको बहुत मानता है, इसलिए मैंने ये किया। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस दुनिया की सबसे लकीस्ट पर्सन हो। रही बात पिया की, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तकदीर में हम दोनों का मिलना नहीं लिखा था।